तो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे एग्जाम अच्छे से चल रहे होंगे। कल केमिस्ट्री का एग्जाम है और आप लोग को जो भी चीज़ बताया गया हो सब अच्छे से कर लीजिएगा। आज हम लोग ना सिर्फ 30 ऐसे बात कर रहा हूँ ऐसे टॉपिक का जो सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोग उस टॉपिक को या तो अच्छे से देख लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आपको उस टॉपिक पे। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लगभग हम लोग 30-35 मिनट के आसपास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो बच्चों, एग्जिट बिहार बोर्ड का जहां तक का जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं, आप लोग जानते हैं। पहला जो पोर्शन है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे तो स्टार्टिंग से जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 5 से 7 क्वेश्चंस, 5 से 7 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। फिर बच्चों हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो अभी हम क्लास में करने वाले हैं, यानी कि अभी जो हम 30-35 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो लगभग हम लोग 12 से 15 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो एग्जिट इन सभी को मिलाकर हम लोग 30 ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट किए हैं जिससे कंटिन्यू क्वेश्चंस आता है। आप लोग को देखेंगे तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में है वो भौतिक रसायन में आप लोग को पढ़ाया गया है। टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें 5 चैप्टर जो है वो सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। बच्चों, मैंने जितने सारे इसके चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, इसमें बस 3 ही टॉपिक हैं जिसमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। आप लोग सिंपल देखेंगे, एक जो टॉपिक आपको देखना है वो देखना है क्रिस्टलिन सॉलिड। हिंदी में आप लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, और रहता है नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस। पहला सवाल यही से स्टार्ट होगा। अब इस सवाल को कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो आपको पता है, हम लोग क्लास में कर चुके हैं। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और जिसके नाम के आगे क्या लगा हो बच्चों? पोली। हिंदी में भी आपको बताया था, कांच, रबर, प्लास्टिक तथा जिसके नाम के आगे पॉली लगा हो, वो सब हो जाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अब बाद बाकी इसके बाद जो भी बच जाएगा उसको कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। जैसे अभी मैं से पूछ देगा, बताइए पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो नाम के आगे पॉली लगा है तो अक्रिस्टलीय। कांच, चाहे जो भी नाम है, तो उम्मीद है कि आप इसको बना दोगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से ऐसे आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है वो, उसमें पूछता है कि ये कंफर्म रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हैं? बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम
क्रिस्टल तंत्र, मूल क्रिस्टल तंत्र। तो यू ऑल नो 7। अगर ये बात पूछे ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, तो आपको बताया गया था 14 ब्रेविस जालर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही होंगे। ब्रेविस जालर के बारे में, ब्रेविस जालर, जालर कितने होते बच्चों? 14। तो ये 3 पॉइंट होंगे। एक और पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट आते हैं इसमें। तो एक रहेगा बच्चों यूनिट सेल से संबंधित क्वेश्चंस रहता है, और आपको पढ़ा चुके हैं यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहले तो सीखे थे, ये ऐसा कहीं भी दिख जाता था तो यूनिट सेल बोलते थे। ये यूनिट सेल के कॉर्नर है, और जो भी पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, या फिर आपको एक और बना दूं ऐसा ही, 4 आपको याद रखना है इसमें। तो देखो कॉर्नर पे हमेशा पार्टिकल्स होते हैं, आपको सिखा चुका हूं। फिर आपको बताया था सिर्फ कॉर्नर पे होता है ये जरूरत नहीं है, कॉर्नर के अदर भी अलग प्लेस पे हो सकते हैं। और कॉर्नर के अदर प्लेस पे अगर हम बोले तो बॉडी में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ईच फेस पे आ जाए, या हो सकता है बच्चों अपोजिट फेस पे आ जाए। तो केवल कॉर्नर पे होते हैं तो उसको हम बोलते थे प्रोबेबिलिटी यूनिट से आगे एकक कोष्ठिका, और कॉर्नर के अलावे अदर कहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी यूनिट से और आगे एकक कोष्ठिका। अब बच्चों नॉन प्रोबेबिलिटी यूनिट सेल में हम लोग पढ़े थे, ये तो प्रोबेबिलिटी में एक ही होता है, यानी इसको सरल एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में इसको हम बोलते थे बीसीसी केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और एक था इंक केंद्रित एकक कोष्ठिका। बच्चों आपसे ये सवाल इसमें से क्या पूछे जाते हैं कंफर्म रहना है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, और वो कौन सा क्वेश्चन आता है इसके बारे में जान लेंगे। तो अगले स्लाइड में हम उसको बना देते हैं। आपसे पूछेगा कोई यूनिट सेल लेके, एक तरफ हम लोग लिख देते हैं यूनिट सेल, इकाई सेल। तो 4 है एससी, बीसीसी, एफसीसी, और क्या है ईसीसी। ईसीसी के बारे में उतना ज्यादा आपको नहीं जानना है, थोड़ा सा जान लेना है बच्चों। एफसीसी को ही ना एचसीपी भी बोलते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग, या आप इसको सीसीपी के नाम से भी जानते हो। अब देखो इसमें कहेगा कि बताइए बीसीसी में पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है। पार्टिकल्स का नंबर पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या, जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। तो आपको याद रखना है, वो आपको सिखा चुके हैं। एक बीएसएफ का एग्जाम देना था, 2142 नंबर का, सभी को पता है। बी फॉर बीसीसी, एस फॉर एससी, एफ फॉर एफसीसी, और ई फॉर ईसीसी। तो मेरे से पूछेगा एससी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 बोलना है। बीसीसी में कितने होते हैं बच्चों, 2 बोलना है। उसी तरह पूछेगा कि एफसीसी में कितने होते हैं बच्चों, या इसमें तो 4 बोलना है, और ईसीसी में कितने होते हैं, 2 होता है। एक तो ये क्वेश्चन है, तो ये पूछ देगा इसमें से। ये पूछता है बच्चों, उसका नाम था कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजी संख्या। तो आपको सिखा चुके हैं एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का पूछेगा तो 8 होता है, इसका अगर एफसीसी सब का पूछेगा तो 12 होता है, और इसका भी आगे तो इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। अब ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, पार्टिकल्स का संख्या हो गया। अब आता है बोलो, यहां से सवाल और पूछे जाते हैं, वो पूछते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या इफिशिएंसी,
संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। एक और आता है बच्चों इम्पिटी स्पेस, इम्पिटी स्पेस हिंदी में अगर आप देखेंगे मुक्त स्थान। थोड़ा टेक्निकली को देख लिया जाए, इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, दोनों का एक ही बार चल रहा है, कोई ठीक है, देख लिया जाए तो इसको क्या है ऐसा हो रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में देखा जाएगा बच्चों, तो इसमें याद रखना है इफिशियंसी पूछता था तो परसेंटेज बोलते थे 52% भाग इसमें भरा है, 48% खाली है। इसमें वैसे हम बता दूंगा 68% पार्ट इसमें भरा है, तो कितना खाली होगा, 32% खाली होगा। अगर इसको फ्रैक्शन में भरना है तो भी सिखा देते हैं, और इसका पता है 74% भरा है, तो 26% क्या बच्चों खाली है। और इसके बारे में तो अपने सिलेबस में बता दें, डिस्कस नहीं है। एक और होता हुआ रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन भी पूछ सकता है इसमें। a इक्वल टू पढ़े थे हम लोग 2r, तो हो सकता है a देगा तो r पूछ देगा, r देगा तो a पूछ देगा। इसी तरह आप इसको करेंगे r इक्वल टू √3a/4, और यहाँ पे था होगा a इक्वल टू 2√2r। तो इससे क्वेश्चंस, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। तो टोटल हम लोग को अगर देखा जाए तो अभी 4 पॉइंट आपको बताए थे, उसमें से आप क्वेश्चंस देखना है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस हो गया कि आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा क्रिस्टलीन म्योसिस के बारे में, बेसिक क्रिस्टल कितने हैं, ब्रेवाइज कितने हैं। इसके बाद आपको हमने यूनिट से वाला क्वेश्चंस आपको बता दिया हमने। फिर आपको हमने बताया कि इसमें से एक क्वेश्चंस आता है, एक छोटा सा और कर दो आप, जो बहुत बार पूछा गया था लेकिन जब एक्स्ट्रा होता है तो वो पूछ जाते हैं, वो है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी का एक क्वेश्चन आता है घनत्व का, तो घनत्व का आपको पढ़े होगा Zm AQNA। इसी के बेसिस पे पूछ सकता है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.0223 into 10 to the power 23, वो पूछ सकता है। तो आप ये वाला एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अब यहां से पूछ सकता है कि मेरे से क्वेश्चन कर दे SC के लिए, हो सकता है मेरे से कर दे BCC के लिए, हो सकता है मेरे से कर दे FCC के लिए, या हो सकता है मेरे से क्वेश्चन कर दे ECC के लिए। तो बच्चों इसमें Z का वैल्यू भर देना, आप कुछ नहीं करना है, सब तो जानते हैं 2 है, इसमें 4 है, इसमें कितना है बच्चों 2 है। इस फार्मूला में भरोगे, यहाँ पे एक भरोगे तो क्या आएगा m/AQNA, यहाँ पे क्या होगा ये 2m by क्या AQNA, या फिर यहाँ पे आएगा 4m/AQNA, या फिर यहाँ पे करेंगे 2m by क्या AQNA। तो ये जब पूरा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन होगा तब यहाँ से पूछ जाएंगे। इसके बाद ये है अब इफेक्ट का क्वेश्चन आता है कि किसका, ये आपको डिफेक्ट के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो डिफेक्ट सपोज शॉर्टकी और फ्रैंकल इफेक्ट देख लेना है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको इंक्लूड करके दिए गए, तो 2 नंबर के जो है वहां पूछे जाते हैं डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा पैरामीटर, तो उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि अभी जो हम इसमें सीख रहे थे, इसमें आप टोटल यहाँ से आप 3 क्वेश्चंस आप निकाल लोगे। तो अब लिखते चलते हैं हम 3 क्वेश्चंस यहाँ से निकाल लोगे फिजिकल केमिस्ट्री से, ये इसको सॉल्यूशन से। अब बात आती है कि सर सॉल्यूशन से कैसे क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ नहीं देखना बच्चों, सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूरा आउट है। आपको आ जाना है सीधे टॉपिक में लिखा होगा कंसंट्रेशन निकालने का। तो आपको पता है दोनों मास होता है तो उसको पढ़ाए थे मास परसेंटेज, दोनों वॉल्यूम होता है वॉल्यूम परसेंटेज आयतन परसेंटेज, इसके बाद एक मास और एक वॉल्यूम हो पढ़े थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पार्ट्स पर बिलियन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आपको कैपिटल एम से बताए थे मोलारिटी, इसके बाद स्मॉल एम से मोलालिटी, और एक था नॉर्मलिटी। तो अब इसमें क्या पूछा जाता है बच्चों, आपको बताया कि जब दोनों मास होता है तो हम ऊपर लिखेंगे घुलने वाला, फिर करेंगे घुलाने वाला। तो दोनों मास होता है तो मास परसेंटेज, दोनों वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास हो और एक वॉल्यूम हो तो मास वॉल्यूम परसेंटेज। पीपीएम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर एक छूट गया है इसमें, एक मोल फ्रैक्शन भी जानो, अगर दोनों मोल होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या मोल फ्रैक्शन। अगर एक हो ग्राम इक्विवेलेंट और दूसरा हो मोल वॉल्यूम तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। अगर यहीं पे हम लोग बात करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें वेट करना आप लोगों को, ये हाँ ठीक है ओके, थोड़ा इरेजर में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको सीक्वेंस में बैठा देते हैं। चलिए
तो पीपीएम के बारे में हम लोग बताएंगे आपको। इसके बाद था मोल फ्रैक्शन, तो दोनों मोल हो, घुलने वाला भी मोल हो और घुलाने वाला भी मोल होता है। इसके बाद हम कहते हैं मोलारिटी, घुलने वाला मोल हो घुलाने वाला वॉल्यूम हो। इसके बाद कहते हैं मोलालिटी, घुलने वाला मोल हो और घुलाने वाला मास हो। उसके बाद कहते हैं नॉर्मलिटी, घुलने वाला ग्राम इक्विवेलेंट हो और घुलाने वाला क्या हो, वॉल्यूम। तो आप देखो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा यहाँ पे यूनिट, मात्रक किसका होता है, एकदम सिक्योर रहना है। ये चैप्टर जहां से स्टार्ट होगा ना वहां से यही क्वेश्चन आएगा किसका मास है और किसका मास नहीं है। तो आप देखिएगा होगा सेम का कोई यूनिट नहीं होगा, सेम का कोई यूनिट नहीं है, इसका रेशियो बना लो। तो बताओ इसका कोई यूनिट है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का कोई यूनिट नहीं है, आयतन प्रतिशत का कोई नहीं है। इसका कोई पूछेगा क्या बनेंगे, ग्राम पर एमएल हो जाएगा, है ना, नीचे भी लिख सकते हैं। पीपीएम का यूनिट भी पीपीएम ही बनाया गया था, आपको सिखा दिए हैं। मोल फ्रैक्शन मोल से मोल गोल हो जाएगा, यानी इसका कोई यूनिट नहीं है, आप देख लो, है ना। इसका क्या हो जाएगा, वो तो ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। इसका कोई पूछेगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोल पर केजी हो जाएगा। इसके बाद आप बताइए इसका क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो फिर से, ग्राम, ये मोल पर केजी तो हो गया, इसका मोल पर केजी, इसका हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये सीख चुके हैं। फिर आपसे पूछेगा बच्चों कि बताइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कुछ नहीं होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा वो इफेक्टेड होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे दोनों मास है, तो कोई कहेगा ताप से प्रभावित होगा, तो बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम है इसमें होना चाहिए, लेकिन दोनों कैंसिल हो जाता है, वो कहेगा नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा, पार्ट्स पर मिलियन में भी, में नॉट भी हो जाता है, इसको बता दिए थे। ये क्या होगा, तो नहीं होगा। मोल पर लीटर मोलारिटी होता है, लेकिन मोलारिटी नहीं होता है, और होता है। तो ये सवाल सॉल्यूशन से आपको एक रहेगा यहाँ पर 50 क्वेश्चंस, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। फिर आप देखोगे इसके बाद सर क्वेश्चन कौन आता है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जो क्वेश्चन में देखोगे एक पूछेगा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन, और एक था उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। सवाल है कि सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन कैसे बताते हैं, तो आपको बताया हुआ जो राउल्ट के नियम का पालन करता था, और वहां पे सिखाया है राउल्ट के नियम से प्रेशर निकालने के लिए तरीका था PA = P नॉट A चाहिए PV, और एक और था हुआ PB = P नॉट B चाहे D। तो देखिए जो इनके नियम को फॉलो करता था, जो इनके नियम को फॉलो करता था, है ना, ये जो नियम आप देख रहे हो उसको फॉलो करता था, और एक जो फॉलो नहीं करता था। जो फॉलो करेगा यानी इनके नियम को मानेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो नहीं मानता उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सवाल है सर कैसे पता चलेगा, तो याद रखना सेम वाला आइडियल होता है। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन आदर्श विलयन है, तो मान लो अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है उसको गारंटी नहीं है, तो बताओ ये बेंजीन वाला है और एक घुलाने वाला भी अगर बेंजीन वाला ही हो और घुलने वाला भी बेंजीन वाला हो, तो बताइए अगर कोई हमसे पूछेगा कि बताइए दोनों सेम है कि नहीं है, तो देखो ये एरोमेटिक है तो हम लोग कहते हैं बेंजीन इन टॉलिन, तो दोनों सेम है इसलिए आइडियल। अब तो कहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बताओ ये भी कार्बन का हेलोल्केन ही है, और ये कहेगा कि क्लोरोफॉर्म, ये भी हो जाएगा। अगर डिफरेंट होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको देख लेना। अब हमें पूछेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीज सही होता है, तो आपको बताया था हम लोग सिखाए थे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक तो कंडीशन है PA = वो तो देख लिए P नॉट A चाहिए, PB = क्या था P नॉट B चाहिए। इसके बाद आपको सिखाया था चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इक्वल्स टू होता है 0, चेंज इन हीट मिक्सिंग इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0। इसके बाद था चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इक्वल नॉट 0, और सुबह सब 0 था। तो सेम ऐसा आइडियल के लिए अगर नॉन आइडियल करना है तो इसी समय हम क्या लगा देंगे बच्चों, नॉट लगा देंगे। तो ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, देख लेना उसमें एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसे है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, 4 है, तो उसको तो आपको हम पहले से बता दिए कि वहां पे पढ़ना है अच्छे से। तो बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट कर लेना है, तो 3 क्वेश्चन हो गए
और 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो अपने क्वेश्चन की संख्या हो गया कितना बच्चों, 3 के आसपास सॉल्यूशन से, 2 यहाँ से सॉल्यूशन से, तो 5 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, वैद्युत रसायन, अगर हम लोग वैद्युत रसायन के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बताया तो 2 काम है यहाँ पे। एक है केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को भेजना होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा। तो आपको बताया था ना कि बैटरी बनाना है, तो 2 काम है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ सकता है और जा भी सकता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेल पढ़ते हैं, एक जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल बदलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी में अगर बोले तो वैद्युत रासायनिक सेल, और जो केमिकल से इसमें आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेना, एक तो बता देते हैं अभी, एक हम पढ़ाएंगे अभी आपको इसमें से क्वेश्चंस कैसा आता है। तो देखिए इसमें हम सीखे थे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि 2 बीकर लाते हैं, याद होगा कि 2 बीकर लाते थे हम लोग, क्यों लाते थे सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको बताया गया था कि दोनों बीकर में एक मेटल का रड डालते हैं। पता है ये इससे जस्ट पीछे वाले एग्जाम में ना ये पूछ दिया गया था। इसका पता था कि जिस बिलियन में जिसका रड डालते हैं उसी का इसमें क्या डालते हैं बच्चों, घोल डालते हैं। तो हम लोग इसमें जो घोल है वो डाल दिए हैं। मान लेते हैं बच्चों कि इसमें ना जिंक का रड डाला है, जिंक का, ये जो मेरा रड है वो है जिंक का, तो इसमें घोल किसका डालेंगे बच्चों, तो कंसंट्रेशन सेम होगा, जिंक सल्फेट डाल देंगे, कोई घोल सा डाल सकते हैं। इसमें कॉपर का है तो इसमें क्या डालना है बच्चों, तो कॉपर का घोल डालेंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे। इसके बाद आपको बताया गया था कि इसको ना एक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर लगाकर जोड़ दिया गया था, और जैसे जोड़ दिया गया था तो करंट तो आया नहीं था। फिर हम लोग क्या किए थे, एक सोल्ट ब्रिज लगा दिए थे, सोल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन करा चुके हैं। इसमें सोल्ट ब्रिज में अनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू होते थे। तो हमने क्या बताया था कि जब ऐसा किया गया था तो 2 होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे जिंक कॉपर में जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर है कम रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव होता है उसका रॉड गलेगा, और जो कम लेस रिएक्टिव होता है उसका जो है घोल टूटता है। तो यहाँ से जिंक का टूट जाता था, और आपको पता होगा बच्चों कि जिंक पे आयन आते थे, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते हैं इलेक्ट्रॉन को पता चल गया वो भाई साहब यहाँ तो खतरा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या भागने लगता था। और बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, और अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आता था तो करंट का फ्लो हो जाता था यहाँ से इस तरह से। और ये पता है कि जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे उल्टा किया हुआ एवरीवेयर आप कहीं पढ़ेंगे तो एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एनोड जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये है एनोड, है ना, और ये क्या है बच्चों, कैथोड। मेरा जहां तक मानना है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो क्या है कि कैथोड के बारे में अगर पूछें, एनोड और कैथोड के बारे में, तो आपसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि एनोड क्या होता है, तो सवाल आएगा कि भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एनोड होता है क्या नेगेटिव, कैथोड क्या होता है पॉजिटिव। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलता है, तो बोलना है एनोड से कैथोड की ओर। तो करंट कहां से कहां चलेगा, तो एक पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड, तो करंट कैथोड से एनोड। इसके बाद बताओ आपसे पूछेगा कि बताइए ऑक्सीडेशन कहां होता है, तो आपको बताया था कि एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है वो अपकरण, रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और क्या रिडक्शन के बारे में पूछ लेगा। चौथा पूछ लेगा किस रड का द्रव्यमान गलता है, तो एनोड क्षार का द्रव्यमान गलता है, कैथोड क्षार का द्रव्यमान क्या होता है बढ़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, अब जस्ट इसका उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इससे एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आ जाता है। नेक्स्ट जो है कि सर अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट बारे में, तो नेक्स्ट बारे में आप देखिएगा एक जगह पूरा लिखे होंगे, आप लोग नोटबुक निकालिएगा तो उसमें लिखा होगा रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस,
प्रतिरोध, है ना, जो अपना मेन क्लास में पढ़ाया गया था। इसके बाद कंडक्टेंस, कप्पा, इस बारे में आएगा, है ना। इसको देख लीजिएगा, उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी टाइम नहीं तो उसको पढ़ा दे, उसका मात्रक आप लोग एक साथ लिख के रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो पूछेगा यहाँ से एकदम कंफर्म रहता है, एक न्यूमेरिकल आता है, छोड़ देते हैं हम लोग। एक पूछेगा प्राइमरी सेल के बारे में, प्राइमरी सेल हिंदी में आप लोग पता है प्राथमिक सेल। अब वहां पे देख लेना, प्राथमिक सेल का कुछ उदाहरण रहता है, और एक है बच्चों सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल का कोई उदाहरण आपको पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बच्चों। तो अभी हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं, हमने बताया कि 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे सॉलिड स्टेट का, फिर आपको बताया 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन का होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लगभग 2 क्वेश्चंस होगा, है ना, लगभग 7-8 क्वेश्चंस का हम लोग बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन अब बताते हैं, वो 2 क्वेश्चन इसमें आता है केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत ही मार्किंग वाला टॉपिक है केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में अगर हम बोले रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। तो रासायनिक बल गतिकी में क्या पूछता है, सबसे पहले एक रेट लिखने वाला टॉपिक पढ़ाया था, रेट दर फाइंड करने वाला। आपको जैसे ये रिएक्शन देंगे N2 + H2 एरो NH3, तो इस पे कंपेयर करने वाला क्वेश्चन था। जैसे आपको बैलेंस करके पहले से क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको कहेंगे रेट। तो आपको बताया था रिएक्टेंट घटता है और मोलर कंसंट्रेशन घटेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, और यहाँ भी क्या होगा बच्चों, तो 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पर होगा जो भी नंबर रहता है उसको अपोजिट कर देते हैं, ये भी घटेगा, इंक्रीजिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt, इसको बताओ इधर वाला है तो बढ़ेगा और इंक्रीज, ऐसे करके आपको ना एक ये 3-4 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है इसमें गारंटी नहीं, ऑप्शन देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके एक रेट वाला क्वेश्चन होगा। और आई थिंक आप समझ रहे हो। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है, दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आएगा बच्चों, जो इसमें से दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा आएगा, ये तो छप गया क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आज जाके देख लेना बच्चों, ये क्वेश्चन छप गया है। अभिक्रिया की कोटि एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, अभिक्रिया की कोटि एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या रहता है बच्चों, रेट लिख के ऐसे करके दिया रहेगा, आप देखोगे ऐसा करके बच्चों दिया रहेगा, और इसमें कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पूछेगा अभिक्रिया की कोटि क्या है, एकदम कोई भी रिएक्शन होगा इसमें ऐसा दिया ही रहेगा। अभिक्रिया की कोटि की अगर बात करेगा बच्चों तो कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जो है वो देख लीजिए, कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे 1 + 1 = 2 बोलेंगे द्वितीय क्रम की अभिक्रिया है। मान लो कि आपके सामने से ऐसा क्वेश्चन है, तो अभी टाइम नहीं है कि हम आपको ये पढ़ा दें, अब बोलेगा कि क्या है, तो हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये कंफर्म है, तो इसको लिख लीजिए, एग्जाम में रहेगा फिक्स रहेगा। अब आइए एक और है बच्चों इसमें तीसरा, वो है मॉलिक्यूलिटी के बारे में, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। और अभिक्रिया की आणविकता की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक कोई रिएक्शन दिया रहेगा आपको, ठीक है। मान लो कि आपको दिया है N2 + O2, एरो लेके लिख दिया है, कुछ भी ऐसा दिया है, और कहेगा मॉलिक्यूलिटी बताइए, क्या बताइए, मॉलिक्यूलिटी, आणविकता। कुछ नहीं करना बच्चों, इसके आगे क्या है, तो कुछ नहीं है, जो लिखा है वो लिखा है, 1 है यहाँ भी कितना है 1, तो इसको जोड़ दो, तो कितना आएगा 2, तो हम बोलेंगे आणविकता कितना है इसका 2, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से 2 हो गया। एक और इसका बहुत फेवरेट टॉपिक है, उसमें क्या आता है कि एक ना आपको फॉर्मूला पता होंगे, K = मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकंड रहता है, याद है। तो क्या होगा, यहां से एक सवाल आता है कि अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रा, तो बताइए n का वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 रख के निकाल लेना। तो आपको हम सिखा चुके हैं कि जैसे मोल पर लीटर का पावर 1 - 1 हो गया, अगर प्रथम कोटि का करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे पर सेकंड है तो 0 हो जाएगा, और 0 मतलब 1 तो पर सेकंड आएगा द्वितीय कोटि का। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब ये पूरा चैप्टर में इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं रहता हुआ, एक हाफ लाइफ का क्वेश्चन देख लेना, टॉपिक में पूछेगा फॉर्मूला, कुछ
आपको पता है वो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला है, जीरो ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे शून्य कोटि के लिए, तो बताएगा। तो शून्य कोटि के लिए क्या पढ़े थे वो, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन बाय फाइनल मोलर कंसंट्रेशन बाय कितना, बाय के टी इक्वल टू बाय के था, ऐसा पढ़े थे के इक्वल टू टी। इसके बाद आपको पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे 2.303 बाय के लॉग क्या, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन बाय क्या, फाइनल मोलर कंसंट्रेशन, ऐसा टी इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे, ये हो जाएगा। इसका हाफ लाइफ भी सीखे थे वो, तो इसका हाफ लाइफ क्या था A0/2, A0/2 इनिशियल कंसंट्रेशन पर 2 था, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसका हाफ लाइफ पढ़े थे 0.693 बाय क्या, सॉरी A0/k था नहीं, हाँ A0/2 सॉरी इसमें ठीक है, इसको देख लीजिए A0/, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन बाय 2 था और यहाँ पे ये पढ़े थे। अब ये फॉर्मूला है, अब इसको सकता है न्यूमेरिकल भी पूछ लें, ऐसा है कि इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो ये हमारा कहानी रहा किसका, तो ये हमारा कहानी हो गया कि टोटल इसमें हम लोग देख लिए, आपको 8 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, 3 सॉलिड स्टेट से पूछे जाएंगे, 2 सॉल्यूशन से पूछे जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होगा, 3 के आसपास क्वेश्चन होगा, तो देखो 3 3 6 4 कितना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिकल होगा। अब देखिए सर आपको ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़े या नहीं पढ़े, अब कुछ नहीं करना होगा, सरफेस केमिस्ट्री में देखिएगा एक इमल्शन वाला पायस वाला एक टॉपिक है, वो लिखा होगा पायस, वहां जो लिखा गया था वहां पे सॉल्यूशन के बारे में उसका एग्जांपल से देख लीजिएगा, और एक कैटलिस्ट लिखा होगा, कैटलिस्ट का उदाहरण, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का उदाहरण होगा, देखिएगा उसमें लिखा होगा कि बताइए हैबर विधि से अमोनिया बनाने में किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, या फिर कांटेक्ट प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाने में किस कैटलिस्ट का, तो एक जगह पे लिखा होगा, उसमें टाइम देना नहीं है, और इन दोनों को देख लेना, लगभग एक आध क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कर लेंगे।